दोस्तों, मैं राकेश शर्मा योर माइंड ओपनर चैनल से लगातार आपको दिल्ली बार एसोसिएशन के चुनावों की अपडेट दे रहा हूं। लगातार बहुत सारी शख्सियत से बात कर रहा हूं, कैंडिडेट से बात कर रहा हूं, वोटर से बात कर रहा हूं और आज मैं इसी कड़ी में एक बहुत अहम शख्सियत से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं और वो इज़ नन अदर दैन संजीव नशियार जी, जो अभी प्रेजेंट जो भारतीय इसके प्रेसिडेंट हैं। मैं इनके बारे में बहुत शॉर्ट में आपको बता दूँ कि पिछले 34 साल का इनका कैरियर है यहाँ का लीगल फ्रेटर्निटी में एज एन एडवोकेट और इन 34 सालों में 25 साल इन्होंने बार की राजनीति या इसको कहीं बार की लीडरशिप में दी हैं। इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत एडिशनल सेक्रेटरी के तौर पे की, 2 बार एडिशनल सेक्रेटरी रहे, 4 बार सेक्रेटरी रहे और 2 बार प्रेसिडेंट रहे और इसके अलावा बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में फ़िलहाल ये मेंबर हैं। वहाँ भी डिफरेंट पोजीशंस में रहे, पद पे रहे, को चेयरमैन रहे और दूसरी और कमेटीज़ के चेयरमैन रहे। अब जो ये बार आज परसों मैं समझता हूँ इलेक्शन हो जाएंगे और नई बार आ जाएगी, इसलिए इनसे बात करना दोस्तों बहुत ज़रूरी था। बिकॉज बहुत सारी र्यूमर्स थी, बहुत सारे मिथ्स थे, बहुत सारी ऐसे एलिगेशंस थे जो बिना जाने पहचाने लोग लगाते रहे। लोग, आपने सुना भी होगा, मैंने जो इंटरव्यूज़ लिए उन इंटरव्यूज़ में भी ये बात आई कि करप्शन हुआ, कुछ अनियमितताएं हुई, कुछ इरेगुलरिटीज़ ऐसी हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। इन सब बातों पे आज तफसील से बात करूंगा। मैं आपकी मुलाकात करा रहा हूं। संजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में और दर्शक भी क्या कहूँ, स्पेशली एडवोकेट्स और हमारे जितने मेम्बर्स हैं और नॉट इवन फ्रॉम DBA बट जितने दिल्ली के एडवोकेट्स हैं सब आपकी बात सुनना चाहते हैं और सब आपसे बहुत कुछ जानना चाहते हैं। अभी इलेक्शन 24 को था और कुछ इस तरह की सिचुएशन बनी कि वो इलेक्शन गड़बड़ हो गया और वो नहीं हो पाया, रद्द करना पड़ा। पहले तो मैं उसी के बारे में बहुत शॉर्ट में आपसे जानना चाहता हूँ कि उसके बारे में आपका क्या कहना है। सबसे पहले तो राकेश जी, मैं आपके माध्यम से अपने सभी साथियों का अभिनंदन करता हूं कि और आपका थैंक्स करता हूं कि आपने आज मेरे इंटरव्यू के लिए आपने समय निकाला और जितने भी सवाल आप पूछेंगे उसमें बेबाक मैं अपनी तरफ से रिप्लाई दूंगा। आपने पूछा कि 24 के चुनाव के बारे में मैं मानता हूं कि वो दिल्ली बार एसोसिएशन का बड़ा काला दिन था। दिल्ली बार एसोसिएशन का नाम बहुत ख़राब हुआ। क्यों ख़राब हुआ? क्योंकि उस दिन जो इलेक्शन कमीशन और टीम के माध्यम से जो इंतजामात थे वो इंतजामात बिल्कुल नाकाफ़ी थे। उसके बारे में बीइंग ए प्रेसिडेंट मैंने एक लिस्ट प्रोवाइड की थी बार की तरफ से कि आप इन सब सीनियर मेंबर्स के, जो इसमें फॉर्मर इलेक्शन कमीशन भी थे, कि भी उनके सलाह से आप एक अच्छी टीम बनाएं और इस चुनाव को करवाएं। लेकिन मैं मानता हूं कि उस दिन जो भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। रिपीट बिल्कुल भी नहीं हो तब ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि उस दिन जो भी इंतजामी थी उसमें कहीं ना कहीं हमारे चुनाव लड़ने वाले साथी और उनके साथ जो जुड़े हुए सपोर्टर थे उनका भी कोऑपरेशन कहीं कम रहा होगा, तभी ये सब व्यवस्था होगा या रहा जो मैंने महसूस किया। हालांकि ये हैं कि कुछ ऐसे कैंडिडेट्स जिन्हें चुने 2-4 और पर्दे के पीछे से एलिगेशन ये है कि उनको आपका सपोर्ट था, इसलिए वो ये सब बदमाशी कर पाए। देखिए, मैं एक चीज़ आपके माध्यम से अपने सभी साथियों को बताना चाहता हूं कि मेरे बारे में दुनिया भर की बातें चलती हैं। मैं कभी भी उन बातों का रिप्लाई तब तक नहीं देता हूं तब तक मेरे को ये लगे कि भी उसमें कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कहीं मेरे या मेरे किसी साथी की इन्वॉल्वमेंट हो। उस दिन भी अगर आप ध्यान से देखें, मैंने अपनी जिम्मेवारी निभाते हुए एग्जीक्यूटिव के हेड के तौर पर एक इलेक्शन कमीशन बनाया, इलेक्शन कमीशन ने RO बनाया, मैंने एक लिस्ट प्रपोज की, वो लिस्ट उन्होंने पूरी की पूरी स्क्रैप कर दी और अपनी एक टीम बनाई। वो सारे मेरे साथी हैं, मेरे जो विरोध में बोलते हैं वो भी मेरे कहीं ना कहीं साथी हैं, लेकिन मेरा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बार एसोसिएशन के चुनाव की प्रक्रिया में कहीं कोई रोल नहीं था। हाँ, मैं बार का मेंबर हूँ, मेरे बहुत सारे साथियों ने जिन्होंने मेरी मदद की है या मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मैं किसी न किसी उम्मीदवार की मदद करने के लिए एवरीबॉडी सपोर्टर ऑफ समवन, ये तो ठीक है वो कमिटेड। लेकिन उस एलिगेशन पे एक एडिशनल ये हो जाता है कि जो पिछला चुनाव हुआ जिसमें आप प्रेसिडेंट बने उसमें भी गड़बड़ हुई थी और वो भी लिटिगेशन में गया था, तो इसलिए इस बार भी कुछ ऐसा हुआ तो वो इस तरह की जो कोइंसिडेंस हुआ ये बड़ा गड़बड़ रहा। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ आपको ध्यान हो 2012 में मैं चुनाव लड़ रहा था, तब गड़बड़ हुई थी। 2000 चुनाव का वो थोड़े से 8-9 वोटों से मैं हार गया था। उसके बाद थर्ड टाइम ऐसा हुआ है कि जब चुनाव कैंसिल हुआ है, लेकिन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कहीं पर भी
ये एलिगेशन वो लोग लगा रहे हैं जो लोग खुद चुनाव में हारने की कगार पे थे। हारने वाले लोगों का ये फ्रस्ट्रेशन था। जहां तक बात है चुनाव जीतने और हारने की, हम जिन साथियों के साथ उस दिन थे उसी आज हैं और आपको रिजल्ट आपको बता दें। नहीं, लोग ये कहते हैं कि संजीव नशियार अब उस मुकाम पर हैं कि वो चुनाव हारना नहीं चाहते, हारेंगे नहीं, और जिसको सपोर्ट करेंगे उसको भी हारने नहीं देंगे, बाय हुक एंड क्रुक। राकेश जी, मैं 25 साल के करियर में 3 या 4 बार चुनाव हारा भी हूं। मैं जीत और हार में कभी भी कोई फर्क नहीं समझता। आज लोग कहते हैं वो उस मुकाम पर हैं संजीव जी कि वो चुनाव हारना नहीं चाहते और हारेंगे भी नहीं, और ना अपने सपोर्टर को हरवाने देंगे। नहीं, मैं वही बता रहा हूं आपको, मैं किसी भी कैंडिडेट को चुनाव नहीं लड़वा रहा हूं। एक तो ये मैं क्लियर कर दूं, जो चुनाव लड़ रहे हैं उनमें से किसी न किसी की मदद करने का निर्णय लिया है, और वो हमने पूरे अपने ग्रुप में बैठ के वो निर्णय लिया है। परसेप्शन कई साथियों को ये था कि भी शायद ए के नहीं बी की मदद करेंगे, लेकिन बाद में सब साथियों ने निर्णय लिया कि नहीं, बी की नहीं ए की मदद करनी है। तो मैंने मदद करने का निर्णय लिया है। मैं किसी को चुनाव नहीं लड़वा रहा हूँ कि भी उसकी जीत और हार से मैं चुनावों की बात अब इसको खत्म करने जा रहा हूँ। एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ, आप किसी भी XYZ को हेल्प कर रहे हैं या उसको सपोर्ट कर रहे हैं या उसको लाइक कर रहे हैं, तो मैं एक छोटा सा सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप किस तरह का प्रेसिडेंट अब बार में लाना चाहते हैं, किस तरह का सेक्रेटरी, बाकी पोस्टों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, किस टाइप का, उसमें क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? देखिए, मैं हमेशा एक बात में विश्वास रखता हूँ कि बदतमीज नहीं होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए। मेरे पूरे पॉलिटिकल करियर में अगर आपने देखा हो, कोई एक साथी भी मेरे को जो मेरे मुंह पे भी अगर कोई बदतमीजी करके गया है, मैंने उसको कभी भी रिप्लाई बदतमीजी से नहीं दिया है। मैं मानता हूं कि बोल्ड लीडर होना चाहिए, प्रैक्टिसिंग लॉयर होना चाहिए, उसके बारे में उसके साथियों के आकलन ये होना चाहिए कि वो यारों का यार है। आज बार के अंदर अनफॉर्चुनेटली 2017 से लेके 2019 के बीच में जो टीम रही थी, उस टीम के दौरान जितनी इरेगुलरिटीज, मैं आपको दिखाऊंगा, मैं कुछ पेपर्स लेके आया हूँ, मैं पेपर्स लेके आया हूँ, इतनी इरेगुलरिटीज मैंने अपने 34 साल के करियर में, मेरे विरोधी भी रहे, मेरे साथी भी रहे, मैंने कभी आज तक बार में नहीं देखा। मैं नहीं चाहता कि ऐसे लोग दोबारा रिपीट हों जो करप्शन के अंदर इस लेवल पे इन्वॉल्व हैं। मैं कभी भी कोर्ट कचहरी में नहीं जाता हूँ। आपने देखा हो, मैंने 34 साल के करियर में कभी आज तक मैंने कोर्ट में अप्रोच नहीं की है। मैं अपने मेंबर्स को अप्रोच करता हूं कि भी ये एलिगेशन है, आप इसके बारे में बताइए, निर्णय आप कीजिए। आज वो समय आ गया है कि आज ये एलिगेशंस मैं राइट टाइम पे आपको दूंगा, आपके माध्यम से मेंबर्स के बीच में जाएंगे, मेंबर्स तय करेंगे कि उनको कैसा प्रेसिडेंट चाहिए, कैसा सेक्रेटरी चाहिए, कैसी एग्जीक्यूटिव चाहिए। मैं ये चाहता हूँ, और मेरी मदद भी उन साथियों को रहेगी जो हम्बल हैं टूवर्ड्स मेंबर, सख्त हैं टूवर्ड्स अथॉरिटी। ऐसे साथियों के साथ मैं खड़ा हूं हमेशा। ऑनेस्टी मस्ट है, बट डेफिनेटली दिक्कत यह है नशियार जी कि जो इलेक्शन लड़ते हैं तो सब ऑनेस्ट होते हैं, सब ज्ञान बघाड़ते हैं। व्हाट्सएप भरा पड़ा सब लोगों का, ग्रुप्स में ऐसे ऐसे मैसेज आ रहे हैं, बहुत ज्ञान की बातें, बड़े बड़े साइटेशंस आ रहे हैं, और ऑनेस्टी का पूरा समझ लो हरिश्चंद्र के बाद वही है। लेकिन ऐसा क्या है इस बार ऑफिस में घुसते ही कि उनके ऊपर करप्शन के चार्ज लगने शुरू हो जाते हैं या वो करप्ट हो जाते हैं? राकेश जी, देखो, बड़ा अफसोस होता है कि 1988 में मैं बार में आया। मैंने बार में वो रूप भी देखा है कि जब कोई किसी साथी की तारीफ तो पब्लिकली करता था, अगर कोई बुराई उसको नज़र आती थी तो वो कहीं ना कहीं अंदर बैठ के चर्चा करता था कि ये आप में कमी है और गलती है, इसको सुधारिए। उस टाइम पे बार बहुत स्ट्रॉन्ग मानी जाती थी। उस स्ट्रॉन्ग बार को कमज़ोर करने में उन साथियों का बहुत बड़ा रोल है जिन्होंने एक फैशन बना लिया है करप्शन के बारे में एलिगेशन लगाना। आज तक मैं कहता हूं कि 25 साल मेरे को राजनीति में हो गए, 34 साल से मैं बार में हूं। आपके माध्यम से मैं ओपन चैलेंज देता हूं, किसी साथी ने जब जब भी मेरे बारे में कोई बात कही, उसका कोई एक कागज या एक पेपर ला के दिखा दें। सर, इसी में मैं बता रहा हूँ, एलिगेशन आ रहा है, ये मेरे से लोग कह रहे हैं, मैं उसको साफ तौर पे आपसे कह रहा हूँ। एक बार बेंच क्लब है रेलवे स्टेशन के सामने, वहाँ पार्किंग है, एक हमारी मॉर्गेट पार्किंग है। इन पार्किंग्स के बारे में सबसे ज़्यादा चर्चा है कि भाई इनके पास पार्किंग से कोई कहता है जी 30 लाख आता है, कोई कहता है 20 लाख आता है, कोई कहता है 40 लाख आता है, कोई 10 लाख आता है। क्या आता है, क्या जाता है, क्या कागजों में, मैं समझता हूँ आपसे बेटर इसको क्लैरिफिकेशन और कोई दे नहीं सकता। तो इस बारे में वोटर्स आपसे, मेंबर्स क्लैरिफिकेशन चाहते हैं कि ये क्या घपला है या क्या इसमें सच्चाई है। आपको मैं बताऊँ, आपको बार और बेंच क्लब लगभग 120 साल के आसपास वो क्लब हमारे पास है। 120 साल पहले तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था।
जिन्होंने भी वो बार बेंच क्लब दिल्ली बार एसोसिएशन को दिया, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी मैनेजमेंट 1988 में भी थी बार के पास, उसके बाद भी थी। जब जब मेरे रिजीम में वो जिम्मेवारी मेरे पास आई, उस जिम्मेवारी को मैंने ईमानदारी से, उसकी एक लिटिगेशन चल रही थी कॉरपोरेशन के साथ, उसको 1992 के अंदर वो लिटिगेशन शुरू हुई। और जब मैं लास्ट टेन्योर में सेक्रेटरी था, तब वो डिसीजन मैंने यहाँ से अपने फेवर में करवाया, मेरिट पे भी। और डेफिनेटली बार और बेंच का, क्योंकि मिला जुला वो क्लब था, तो बेंच में कहीं ना कहीं बार से रिलेटेड अगर कोई इशू होता है, वो केस जीतने के बाद कॉरपोरेशन उसके अपील में चली गई। वो जगह बहुत सालों तक यूज में रही, उसके बाद वो अनयूज में रही। यूज में क्या रहा उसका यूज में एक टाइम पे क्लब चलता था, उसके बाद उस जगह पे कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ हमारे सामने आई। जब मैं सेक्रेटरी बना था, तो उसका हमने जब पोजीशन लिया था, तो वहाँ इस तरह का लोगों का, जैसे खोआ मंडी आसपास है, वहाँ कुछ नाइट में सामने रेलवे स्टेशन है, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ थी जो बार से रिलेटेड नहीं, अनऑथराइज। मैं उस पर कहीं नहीं जाना चाहता, लेकिन हमने आने के बाद उसका कब्जा लिया और उस पोजीशन को लेके और अपना वहाँ पे गार्ड छोड़ा। वो लिटिगेशन जब तक चलती रही, हमने ऑल्टरनेट उसके लिए प्रयास किया कि इस लैंड को हम लोग ऑल्टरनेट 3 गुना लैंड कहीं पे लेके और इसको डेवलप करें एक फैमिली क्लब के तौर पे। आपको मालूम है, मैंने अपने पूरे रिजीम में जितने डेवलपमेंट के काम कोर्ट कॉम्प्लेक्स में करवाए हैं, मेंबर्स के लिए जितनी सीटें बनवाई हैं, जितने चैम्बर्स बनवाए हैं, उसी सोच के तहत मैं इस बार बेंच क्लब को भी डेवलप करना चाहता था। लेकिन एलिगेशन कुछ एक लोगों पर ये भी है, उन्होंने कंसेंटुअल जो ऑर्डर कराया हाई कोर्ट से, कंसेंट दे दी, और उसमें जो पिछले वाले आपके प्रेसिडेंट थे, उन्होंने वो मुकदमा जानबूझ के हारे। वो मैं वही लेके आ रहा हूँ आपको। वो मैटर जो है, जब हम यहाँ से जीत गए तो कॉरपोरेशन चली गई हाई कोर्ट के अंदर। हाई कोर्ट में राजीव एंडलो दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे। उसमें ये रिट पिटीशन नंबर 90/2011, ये वहाँ पे जाने के बाद मैं आपको वो ऑर्डर दिखा रहा हूँ। 2018 जुलाई में एक ऑर्डर होता है, जिसमें दिल्ली बार एसोसिएशन की तरफ से, बेंच बार एसोसिएशन के लॉयर थे मिस्टर राजीव खोसला, आप इसको दिखा सकते हैं, जो कि हमारी बार के भी प्रेसिडेंट रहे हैं और हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, और इसमें एडवोकेट थे। और एनसी गुप्ता जी की रिजीम थी लास्ट रिजीम के अंदर, 2018 का ये जजमेंट है। ये कंसेंटेड ऑर्डर। आप तो कह रहे हैं कि छोटी छोटी बातों की बात कर रहे हैं, पार्किंग की बात कर रहे हैं। ये ऐसी क्या मजबूरी थी कि बार एसोसिएशन को छिपाया गया, और इसमें अफोरसेड एग्रीएबल टू द काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट, ये क्लियर कट कंसेंटेड ऑर्डर हुआ। और इस ऑर्डर को जुलाई, ये डोमेन, पब्लिक डोमेन में नहीं लाया गया ये ऑर्डर? ये बिल्कुल लाया गया। मैं बताता हूं आपको, जुलाई 18 के अंदर ये जजमेंट आया। ये हमारे को सबसे छिपाया गया, बार में किसी को नहीं बताया गया। इसके अंदर इन्होंने एक रिक्वेस्ट की कि हमारे को 4 महीने का टाइम दिया जाए। इसके अंदर ये ऑर्डर भी है कि आप फोर्सफुली इनसे डिस्पोजेस कर दीजिए इनको। अगर 4 महीने के अंदर हमने एक रिप्रेजेंटेशन देना था, उस रिप्रेजेंटेशन को कॉर्पोरेशन ने डिसाइड करना था, हमारे फेवर में करें, हमारे अगेंस्ट करें, लेकिन वो डिसाइड हो या ना हो, उसके बाद ये ज़बरदस्ती पोजीशन उनके पास चला जाएगा। हम जो लोग जब आए, आपको ध्यान होगा, दिसंबर के अंदर ये चुनाव का रिजल्ट आया, दिसंबर 2020 में। जनवरी के अंदर इन्होंने चार्ज नहीं दिया हम लोगों को। बाद में हमारी समझ में आया कि ये चार्ज क्यों नहीं दिया। चार्ज इसलिए नहीं दिया कि लाखों रुपए बार एसोसिएशन के अंदर से निकाले हुए हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, 14 लाख रुपया एनसी गुप्ता ने अपने नाम से दिल्ली बार एसोसिएशन के फंड से निकाले हुए हैं। वो फंड कहां से आया था, फंड किस वजह से आया था, ये सब सेपरेट चीजें हैं। क्या कोई प्रेसिडेंट आज संजीव नसीर 1 रुपया भी अपने नाम से निकाल सकता है? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि ये भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व थे। ये जजमेंट्स हमारे खिलाफ, इसकी अपील भी नहीं हो सकती थी। ऐसे जजमेंट, ऐसे मोरी गेट पार्किंग की सेकंड अपील डिसमिस हो चुकी है। ये सब छिपाने के लिए इन्होंने हमारे को चार्ज नहीं दिया। लेकिन जनवरी में जैसे ही हमने टेक ओवर किया, जनवरी के अंदर जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटस था बार का, मैं वो भी आपको बताऊंगा। हम लोगों ने चार्ज लिया। आपको ध्यान हो, फरवरी में एक ईस्ट के अंदर बहुत बड़ा दंगा हुआ, रॉयट्स हो गया था। उससे भी हमारे कोर्ट इफेक्टेड रही। और जैसे ही वो निपटे, मार्च से कोविड लग गया। मार्च में कोविड आने के बाद हमारे को कुछ मालूम ही नहीं था हमारे केसेस का स्टेटस क्या है। कोर्ट्स बंद हो गई थी। लेकिन जब हम लोगों को पहली बार पता चला कि जी पुलिस डिस्पोजेस वहाँ पोजीशन लेने के लिए आ चुकी है,
हम अपने कुछ साथियों के साथ वहाँ भागे, वहाँ जाके हमारी मारपीट हुई, झगड़ा हुआ, उनको हमने वहाँ से जिसमें कैंडिडेट अभी शक्ति का लड़ रहे यस 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 मैं बिल्कुल उनके साथ हाथापाई हुई, उन्होंने उनके पूरी टीम थी। यस दीपक शर्मा और उनके साथी भी थे, हमारी पूरी एग्जीक्यूटिव कमेटी थे। उन लोगों की मदद से हमने वहाँ पे उनको ज़बरदस्ती वहाँ से भगाया, क्योंकि वो इलीगल तरीके से, हम लोगों को मालूम ही नहीं था कि कोई ऐसा जजमेंट हुआ है हमारे खिलाफ जिसके बारे में आज तक इन्होंने बार को या नई एग्जीक्यूटिव कमेटी को नहीं बताया। तो मेरा आपके माध्यम से अपने मेंबर्स को एक अपील है कि उस जगह पे, क्योंकि आज तक कोई एक्टिविटीज़ नहीं हुई, तब जब हम लोगों ने ज़बरदस्ती वहाँ पे कब्जा लिया तो उस सिंबॉलिक कब्जे के बजाय हमारे को एक्चुअल कब्जा लेना था। एक्चुअल कब्जा लेने के लिए हम लोगों ने वहाँ तय किया कि हम वहाँ एक्टिविटीज़ करेंगे, और आप में से बहुत सारे साथी वहाँ पे गए भी होंगे। हमने वहाँ पे कुछ सेमिनार्स करवाए, उस बिल्डिंग को रिनोवेट, 5 लाख रुपए मैं बार काउंसिल दिल्ली से लेकर आया, उस फंड से हमने उसकी रिनोवेशन करवाई, और उस जगह को अपने कब्जे में लेने के लिए बार की तरफ से, क्योंकि बार के मेंबर्स तो वहाँ पे नहीं पहुँचते हैं, तो उस जगह को अपने कब्जे में रखने के लिए हमने एक अटेंडेंट छोड़ा वहाँ पे, ताकि पार्किंग से कुछ फाइनेंशियल, यहाँ उल्टा काम हो रहा था। आप सरप्राइज मानेंगे, उस क्लब और ही लोग कमा रहे थे उसमें, और लोग कमा रहे थे अनऑथराइज तरीके से, और बार के 2 एम्प्लॉयज की सैलरी जा रही थी वहां पे, बार के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन बढ़ रहा था। आज उल्टा है। आज आप सुखद बात मैं बताना चाहता हूं, जिस दिन मैंने चार्ज लिया था उस दिन बार के अंदर जो फाइनेंशियल स्टेटस है, मैं वो एक पेपर दिखाना चाहता हूं जो उस टाइम पे, क्योंकि इन्होंने चार्ज दिया नहीं था, मेरे को चार्ज दिया अकाउंटेंट ने। अकाउंटेंट से जब हमने पूछा कि आप फाइनेंशियल स्टेटस बताइए क्या है बार का, बार के अंदर 92,879 रुपये सिर्फ कैश मिला था, 1 लाख रुपए से भी कम, और 34,72,000 बैंक के अंदर बैलेंस था, और जितने भी बैंक अकाउंट्स थे वो सीज थे। बैंक जो पैसा उसका ड्यूज का आया था इलेक्शन से एकदम पहले, 2 करोड़ से ज्यादा, यस, वो पैसा कहाँ गया? वो पैसा कहाँ गया? वो पैसा क्योंकि कैश में आया और कैश में चला गया। अनसाइंड बिल हैं 11.5-12 लाख रुपए के, वो ऑडिट रिपोर्ट के अंदर आया। मैं ऑडिट रिपोर्ट आपको दूंगा। इस ऑडिट रिपोर्ट को हमने मेंबर्स को भी सर्कुलेट किया है, क्योंकि मेरी आदत ये है कि राइट टाइम पे मेंबर्स को ये पता होना चाहिए, अदरवाइज तो बंगलिंग का ये सीधा सीधा इनके खिलाफ केस बनता है। लेकिन अगर मैं पुलिस में और कोर्ट में जाता तो मेंबर्स ये कहते कि बार के इन लोगों के खिलाफ नहीं, आप जब उसमें आ गए और आपने देखा कि बिल्कुल घपला सरेआम, लेमैन को भी पता लग रहा है कि ये घपला हुआ है, इतना 2.25 करोड़ रुपए इज नॉट ए स्मॉल अमाउंट। नहीं, 2.25 करोड़ रुपए ड्यूज के आए, ड्यूज के आए, वो पैसा इन्होंने कैश में ही खर्च किया है। कैसे कैश में खर्च किया है? बार के अंदर ऑन रिकॉर्ड ये लोग फ्लाइट से जेएंड के यात्रा करके आए, वो जो चीफ जस्टिस के लिए ओथ में, जबकि बार के अंदर ऐसा कोई ट्रेडिशन नहीं है कि आप अगर कोई इंडिविजुअल यात्रा करते हैं, बार का उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, तो आपको अपने फंड से जाना चाहिए। बार के अंदर पहली बार मैंने लिख करके बिल देखे, पहली बार मैंने नॉनवेज के बिल देखे। ये सब इरेगुलरिटीज आपने देखी, क्या आपने बीइंग प्रेसिडेंट उस पर कोई लीगल एक्शन लिया? मैं वही बता रहा हूं सर आपको कि मैंने जब ये ऑडिट, क्योंकि मेरा मेजॉरिटी टाइम कोविड में निकल गया, कोविड के वजह से मेरे को वो काम, जो काम इनके खिलाफ भी होने थे और बार के डेवलपमेंट के जो बड़े एजेंडे थे, उन पे मैं काम नहीं कर पाया। ये मेरे को अफसोस इस टेन्योर में जरूर रहेगा। काम मैंने बहुत किए, काम बहुत हुए, लेकिन जो बड़े काम मैंने करना चाहता था, मैं सारे यूथ, जितना भी नया साथी आ रहा है, मैं एक चीज़ में विश्वास रखता हूं कि बार के अंदर आज मैंने अगर मेंबरशिप ली है तो, और कल मैं सीट या चैम्बर चाहता हूं, तो बार के अंदर मेरा इतना बड़ा विश्वास होना चाहिए कि यस, मेंबरशिप के साथ मेरी कोई सुविधाएं आज नहीं तो कल मिलेंगी। लेकिन उस विश्वास को अगर कभी मेंटेन रखा तो मेरे रिजिम में रहा, उसको तोड़ा तो इन लोगों ने तोड़ा, प्याऊ में कब्जे हुए तो इन्होंने किए। मैं जनता की अदालत में, अपने मेंबर्स की अदालत में ये चीज आपके माध्यम से आज लेके आ रहा हूं। नहीं, ठीक है, आप लेके आ रहे हैं, आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? अगर उन्होंने चोरी की, फिर आप उस पर आगे लीडरशिप में आ गए, आप इंचार्ज बन गए। अब ये होगा, जो दूसरी बार आएगी वो कहेगा जो पिछली इस बार ने कही है हम भी नहीं करेंगे। तो ये तो फिर एक ट्रेडिशन बन जाएगा कि जिसका जो मन करे घपला करो, अगली बार कुछ करेगी नहीं। देखिए क्या है, बार की कोई भी लड़ाई मैं जजेस के सामने आज तक नहीं लेके गया। ये जनरल बॉडी में भी रख सकता था मैं, अगर कोविड नहीं आता तो मैं जनरल बॉडी में ये रखता।
ये सारे पेपर्स आपके, मैं कोई अपने घर के पेपर नहीं है, हाई कोर्ट का जजमेंट है, ऑडिट रिपोर्ट है, ये चेक जो है ये मैंने साइन नहीं कर रखा है, ये एनसी गुप्ता के नाम से भरा हुआ है, एनसी गुप्ता ने भी, सेक्रेटरी प्रेसिडेंट के साइन है। ये डॉक्यूमेंट आज भी उतने ही रिलेवेंट है जितने आज से 1 साल पहले भी मेरा थे। बार बार ये कहना है कि ये डॉक्यूमेंट्स गलत हैं और ये नहीं होना चाहिए था, पर इस पे एक्शन ना होना भी क्या गलती नहीं है? नहीं देखिए, मैं आपको ये तो फिर ये होगा अगर आपने इस बार में कुछ किया होगा अपने टेन्योर में, तो जो कमिंग बार है वो भी ये कहे भी देखो उन्होंने कुछ नहीं किया था, हम भी कुछ नहीं करेंगे, जो वो लूट गए तुम लूट लो और आगे हम लूट लेंगे। देखो मैं आपको बता दूं, आपको मैं आज 1 करोड़ रुपए की फिक्स डिपॉजिट पहली बार में, उसके बाद 50 लाख से ज़्यादा आज बैलेंस है बैंक्स के अंदर, फिक्स डिपॉजिट करीब 90 लाख की अलग से है ये फंड। और मैं आपके माध्यम से एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, ईमानदारी और बेईमानी का इसी से पता चल जाता है। मैं जब भी आया हूँ तब पूरी बार के अंदर डेवलपमेंट के काम जग जाहिर हैं। ब्लॉक नहीं बनाना, उनको रिनोवेशन करके एयर कंडीशन बनाना, बार का उसमें फंड भी लगता है, सरकार का फंड भी मैं लेकर आया। संजीव जी, हम बात कर रहे थे डेवलपमेंट की, आप मुझे बता रहे थे कि डेवलपमेंट आपने कराया, एसी लगवाए, बार रूम रिनोवेट कराए और सड़कें ठीक कराई, उनमें टाइल्स बिछवाई, कहीं सीसी डलवाई, टॉयलेट ब्लॉक आपने बनवाए, ये सारी चीज़ें आपने करवाई, नो डाउट, एवरीबडी नोज, सबको दिखती हैं, ये कोई छुपी हुई चीज़ें नहीं है। लेकिन फिर भी जो आरोप लग रहे हैं वो ये है कि जी भ्रष्टाचार ये हुआ कि पार्किंग में 30 लाख रुपया महीना आता है, 10 लाख आता है। वो जानना चाहते हैं वोटर मेंबर कि एक्चुअली कितना आता है, वो कागजों में आता है, कैसे आता है, क्या उसका सिस्टम है? देखिए राकेश जी, अगर 30 लाख रुपए या 20 लाख रुपए कहाँ से ये हाइपोथेटिकल फिगर आती है मेरे को नहीं मालूम। अगर ऐसा कोई फंड संजीव नसीर के टाइम पे आ रहा था तो राजीव खोसला के टाइम पे भी आ रहा होगा, वो जतन सिंह थे तो उनके टाइम पे भी आ रहा होगा, कैलाश गंभीर थे उनके टाइम पे भी आया होगा, उसके बाद वेद प्रकाश शर्मा कम ज़्यादा हो सकता है लेकिन आता रहा होगा ना। बिल्कुल। आप एक बार फंड का स्टेटस चेक कीजिए, बार के फंड का। जब संजीव नसीर के नेतृत्व में टीम बनी है, चाहे मैं प्रेसिडेंट था, उससे पहले सेक्रेटरी रहा लंबे टाइम, मैं दोनों रिजिम को मिला के करीब 13 साल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट के तौर पे मैंने सेवाएं दी हैं। अगर इस फिक्स डिपॉजिट के अंदर जो लगभग 2 करोड़ के आसपास फिक्स डिपॉजिट है, वो तो मान लिया हमने, मैं वही लेके आ रहा हूँ। अगर 2 करोड़ फिक्स डिपॉजिट में 1.5 करोड़ सिर्फ संजीव नसीर के टाइम पे फिक्स डिपॉजिट हुआ है, तो अगर वो फंड मेरे टाइम पे आया तो वो बार का फंड अगर 30 लाख रुपए संजीव नसीर के टाइम पे आ रहे हैं तो उन वाला कहाँ गया? वो तो लेकिन एक फैशन बन गया है जी। ऐसा कोई फंड कहीं से कहीं तक भी बार के अंदर, ठीक है रिसोर्सेज हैं, बार हमारी बार वी आर द एक्सेप्शन बार, जिसका कॉम्प्लेक्स बहुत बड़ा है, उस कॉम्प्लेक्स में एम्प्लॉयज़ जो डे टू डे मैनेजमेंट है वो हमारे पास है, अराउंड 100 के आसपास हमारा स्टाफ है। उनकी सैलरी जो है वो 12.5-13 लाख रुपए बनती है मिनिमम, बता रहा हूँ आपको। डेवलपमेंट का काम मिला के 20 से 25 लाख रुपया पर मंथ हमारे को डे टू डे बार को सर्वाइव करने के लिए, चलाने के लिए चाहिए। हमारे मेंबर्स का सब्सक्रिप्शन आप हमसे छिपा नहीं है, पहले 1 साल की टेन्योर थी तो 1.5-2 साल में चुनाव होता था, अब 2 साल की टेन्योर आई है तो 2.5 साल के आसपास चुनाव होता है। 2.5 साल के अंदर एक मेंबर का सब्सक्रिप्शन लगभग 1,500-2,000 के आसपास बनता है। 2,000 इंटू 6,000, आज 5,000 लोगों के पास राइट है, तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये पर मंथ आपकी सैलरी से भी कम बनता है। तो बार को चलाने के लिए जो मैनेजमेंट है वो ये इतने सारे कियोस्क और ये सब चीज़, ये कोई संजीव नसीर ने नहीं बनाया है, मेरे से पहले भी। बस सिर्फ सवाल ये है कि कितना पैसा आता है, ये जानना चाहता आम वोटर, आम मेंबर, कि पार्किंग का, ताकि मिथ टूट जाए लोगों की। ये जो 10 लाख, 15 लाख, 30 लाख, वो चीज जानना। देखो मेरे को एग्जैक्ट, क्योंकि मैं में आता होगा कोई, ये तो है नहीं कि नहीं बिल्कुल तो आता नहीं। देखो मैं बीइंग ए प्रेसिडेंट, क्योंकि डायरेक्ट मेरी ऑफिस की ये एडमिनिस्ट्रेशन मेरे पास नहीं है, सेक्रेटरी साहब के माध्यम से ही मेरे को सब चीज़ें पता चलती हैं। लेकिन मोटा मोटी अगर मैं मान के चलूँ तो बार के अंदर अगर 20 से 25 लाख रुपए खर्च है तो लगभग 27-28 लाख रुपए, 30 लाख के आसपास हमारे पास मंथली सारे रिसोर्सेज से, जिसमें सब्सक्रिप्शन भी आ गया, सब आता है, तभी मैं सेविंग करने में कामयाब हुआ। तब भी तो इतनी 1.5 करोड़ की सेविंग नहीं हो सकती 2 लाख रुपए महीने से। तो नहीं, इस बार तो क्या हुआ राकेश जी, क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ था जो यहाँ रूलिंग पार्टी है, मैंने पहली बार जितने डेवलपमेंट के काम हैं वो डेवलपमेंट के काम सरकार से करवाए। मोहल्ला क्लिनिक
को डेवलपमेंट से लेके मौला क्लिनिक बनवाया तो मैं सरकार से बनवा के लाया। गजानन ब्लॉक दोबारा जीरो से लेके ऊपर तक लेकिन बना। आप बता रहे हैं कि मैंने डेवलपमेंट इतना कराया, सरकार से मिलके कराया। आरोप ये है कि इस बार ने मैक्सिमम फंक्शंस किए और बार फंक्शंसों की बार मानी गई है बार, और ये बार के जो फंक्शंस हुए, लोगों का आरोप ये है कि पैसा मेंबर्स का खर्च हुआ और जो इसका माइलेज लिया वो संजीव नशियार ने लिया, पॉलिटिकली गेन किया और उन पॉलिटिकल आकाओं को खुश करने के लिए सारे प्रोग्राम किए। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखो राकेश जी, सही बात है कि राजनीतिक तौर पे मैं बहुत एक्टिव हूँ। मैं बहुत लंबे टाइम में एक पार्टी में रहा, उसमें भी मेरे पास बड़ी बड़ी जिम्मेवारियां थी। मैं दूसरी पार्टी में, उसमें भी मेरे पास जिम्मेवारियां हैं। और आज मेरे पास जो कुछ भी है वो मेरे मेंबर्स का प्यार और मोहब्बत से है, ये मैं बिल्कुल सरेआम एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन मैंने बार एसोसिएशन की जिम्मेवारी को निभाते हुए कट्टर ईमानदारी से काम किया है। अगर मैंने कोई बार का फंक्शन किया है तो उस फंक्शन में बार का इंटरेस्ट निहित कहीं ना कहीं था, तभी मैंने वो फंक्शन किया है। अपने सेल्फ प्रमोशन के लिए मैंने कभी कोई फंक्शन इसलिए नहीं किया कि सेल्फ प्रमोशन की मेरे को आज ज़रूरत नहीं है। इतना प्यार मेरे मेंबर्स ने दिया है, उन मेंबर्स के दम पे ही। मेंबर्स का तो प्यार है, लेकिन जो पॉलिटिकल आकाओं को बुलाया गया या जो जजेस को बुलाया, लोगों का आरोप यह है कि उनको प्लीज करने के लिए और अपना माइलेज लेने के लिए किया गया। नहीं, मैं आपको बता दूं, आपको ना तो मेरे को कभी ज़िंदगी में अपने लिए आज तक कभी मैं किसी पैनल पे नहीं गया हूं कि संजीव नसीर को कोई अपनी पैनल चाहिए थी। पॉलिटिकली मैं कार्यकर्ता हूं एक पार्टी में, उस पार्टी में क्या मिलेगा, क्या मिला है उसका यहाँ की चमचागिरी से या किसी से कोई नहीं। और मैं चमचागिरी के सख्त खिलाफ रहा हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया, मैं अथॉरिटी के प्रति हमेशा सख्त रहा हूँ। हाँ, अगर आप किसी से कोई इनॉग्रेशन कराओगे तो जजेस से इनॉग्रेशन होगा या मंत्रियों से होगा। क्यों? क्योंकि उन मंत्रियों को, मुख्यमंत्री को या जो हमारे जजेस साहिबान हैं उनको हम बुलाएंगे तो आप सबकी प्रेजेंस में हमने अपनी डिमांड भी रखी है, उस डिमांड को मनवाया भी है। तो ये एक प्रोसेस, कोई मैं ये ठीक है, मैं ज़्यादा काम करूंगा तो ज़्यादा फंक्शन करूंगा, अगर कोई काम ही नहीं करेगा तो फंक्शन कहाँ से करेगा? नहीं, आरोप कई लगे। आरोप ये लगे कोविड में जो दूसरी बार्स थी, रोहिणी बार थी, कड़कड़ुमा बार थी, साकेत बार थी, द्वारका भी थी, उन्होंने सब ने कुछ ना कुछ अपने मेंबर्स के लिए किया। एक केवल हमारी 30,000 डीबी ऐसी बार थी जिसने कहा हमारे पास फंड नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते, और उसको आड़ में रख के कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम कुछ नहीं करें, कुछ नहीं किया गया। ये एक आरोप है। राकेश जी, ये बिल्कुल आरोप बिल्कुल सही है, मैं इसके समर्थन में खड़ा हूँ। मैंने आपको बताया कि जनवरी 2020 में जब मैंने चार्ज लिया, इन्होंने चार्ज नहीं दिया, क्यों नहीं दिया वो मैंने आपको बताया। चार्ज जब लिया तो बार लगभग जीरो पे थी, जो अकाउंट में फंड था वो सीज थे। मैंने वो अकाउंट ऑपरेट करवाए। उसके बाद मेरी एग्जीक्यूटिव कमेटी ने एक्सेप्ट मी, इंक्लूड सेक्रेटरी साहब, सबका ये व्यू था कि सर फिक्स डिपॉजिट तोड़नी पड़ेगी, अदरवाइज सैलरी भी नहीं दे सकते। इस स्थिति से मैंने बार को उभारने का प्रयास कर ही रहा था, तभी से कोविड आ गया। कोविड में हमारे मेंबर्स के हालात इतने ख़राब थे, बहुत कष्ट था मेरे को, क्योंकि मैं बार काउंसिल में बैठा था। तो मैंने अपने बार काउंसिल वाले प्रभाव को यूज़ करके, उस पद को यूज़ करके मेंबर्स की जर्नल फाइनेंस मदद करी। लेकिन मेरे अपनी बार में तो अगर मैं फिक्स डिपॉजिट तोड़ता तो मेरे ऊपर एलिगेशन ये जाती कि आपने फिक्स डिपॉजिट तोड़ लिया। वैसे फंड जीरो था। तो मैं ये एडमिट करता हूँ इस आरोप को कि बार को इतनी बुरी स्थिति में कौन लोग जिम्मेवार थे, वो लोग जिम्मेवार। लेकिन आपने ये कहा कि उन्होंने इरेगुलरिटीज की, करप्शन किया, खुल के बताया, कागज भी बोल रहे हैं। इसके बावजूद भी उनकी इन इमोरल एक्टिविटीज़ को आपने अपने मोरल से छुपा दिया कि साहब मेरा मोरल ये है, मैं बार का झगड़ा कोर्ट में नहीं चाहता। क्या ये उस बेईमानी को सपोर्ट नहीं कर रहा ये एक्शन? देखिए सर, आज बिल्कुल सही टाइम है। मैं अपने मेंबर से सबसे अपील करना चाहता हूं कि इन पेपर्स को आपके माध्यम से भी देखें, और आज सजा देने का सही टाइम है। मैं ऐसे नेता को अपना फॉलोअर मानता हूं जिन्होंने, केवल हरा देना सजा नहीं है, यही सजा है। लेकिन किसी भी राजनीतिक, किसी भी करप्ट आदमी को नहीं। नशियार साहब, ये डीबीए का पैसा है, ये मेरा पैसा है, ये आपका पैसा है एज एन मेंबर, ये किसी के घर का वहां से डोनेशन का पैसा नहीं है। उस पैसे को कोई 1, 2, 4, 10 आदमी खा जाएं और उनके ऊपर कोई एक्शन ना हो, तो एक्शन ना लेना भी मैं समझता हूँ ये करप्शन का पार्ट है। नहीं।
मैं आपको बताऊं, आपको अगर ये करप्शन का पार्ट होता तो मैं आपको ये डॉक्यूमेंट नहीं दिखाता। नहीं, आज दिखा रहे ना आप 2 साल बाद, 2.5 साल बाद। नहीं 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 नहीं, ये तो आपके माध्यम से दिखा रहा हूं मैं, टाइम टू टाइम, क्योंकि मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि कोविड के वजह से जितने भी हमने नोटिस में ये सब मेंबर्स के बीच में हम टाइम टू टाइम लेकर आए हैं, लेकिन क्योंकि जर्नल मेंबर्स इतना बिजी और इतना परेशान था इस कोविड के दौरान कि उसको बेचारे को इतनी फुर्सत ही नहीं थी कि वो बार में आके ये पूछे कि वो पुराने जो गड्ढे खोद के गए थे उन गड्ढों में आप क्या कर रहे हो, आपका इंटरेस्ट क्या है। मेरा इंटरेस्ट बार को दोबारा उस स्थिति में लेके आना था, सबसे प्राइम मेरा ऑब्जेक्ट था, उसी लिए मेरे को इलेक्ट किया गया और उसको मैंने पूरी सुखद तरीके से मैं आपको शेयर कर सकता हूं। मैं आज बार के प्रेसिडेंट का टेन्योर मेरे 2 दिन बाद खत्म होने वाला है। मैं बहुत सुखद स्थिति में बार को फाइनेंशियल स्टेटस के तौर पे भी, डेवलपमेंट के हिसाब से भी, मैं इस कोविड के दौरान बावजूद मैं अपनी बार को पूरी टीम को एक यूनिटी के साथ, आपने देखा होगा पिछली बार क्या हो रहा था, आपस में मारपीट होती थी, गाली गलौच होता था, प्याऊ पे कब्जा होता था। मेरे रिजिम में आप एक भी ऐसा कब्जा, वो बंटवारे में झगड़ा था ना, मैं वही कर रहा हूँ, जहां चोरी होगी वहां बंटवारा भी होगा और झगड़ा भी होगा। हमारे रिजीम में हमारी पूरी टीम के भी पे मैं एक बात कह सकता हूँ, बाकी तो नई टीम आएगी वो भी बता देगी, एक पेपर भी मेरे खिलाफ या मेरी एग्जीक्यूटिव के खिलाफ ला के दिखा दें, मैं राजनीति भी छोड़ दूंगा और खुद। आरोप ये लगा कि एक कैंटीन थी उधर वेस्टर्न विंग में, उसको कैंटीन को तोड़ करके और उसमें दुकानें बना के बेची गई और वो पैसा जो है 2 नंबर में आ गया। राकेश जी, मैं वही बता रहा हूँ आपको, ये कहना तो बड़ा आसान है, उसके बारे में हमने निर्णय इसलिए लेना पड़ा, आपको मालूम होगा, आप भी बहुत लंबे टाइम से प्रोफेशन में हैं, कि वेस्टर्न विंग की कैंटीन अगर 10 साल में 1.5 साल चली है और 8.5 साल बंद रही है। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ के सीनियर मेंबर्स से कंसल्ट किया, सीनियर मेंबर्स के साथ बीच में जाके हमने बातें की कि इसका ऑल्टरनेट बताइए आप। तो उन्होंने अलग अलग सुझाव दिए। सुझाव देने के बाद उन्होंने कहा कि इस सारी जगह को अगर आप फूड कोर्ट में कन्वर्ट कर देंगे तो आपके पास एक फंड भी आएगा बार में, जो बार में चाहिए था मेरे को। दूसरा, उस जगह पे अगर मान लो आज 8 या 9 कियोस्क हैं, शायद 8 कियोस्क में से 4 तो चलेंगे, 5 तो चलेंगे, 100% बंद नहीं होंगे। पहले तो क्या था कि वो 100% बंद हो जाती थी, और उससे जो मेरे पास फंड आया है उस फंड से ही हमने 50-60 लाख रुपया इकट्ठा हुआ है। वो एक एक पैसा बार में है और वो रिफंडेबल सिक्योरिटी के तौर पे है, उसका रेंट भी आता है। आज उसके वजह से मेंबर्स की सर्विसेज बढ़ी है। आज 4 कियोस्क अगर खुल गए हैं वहाँ पे, एक कियोस्क से साउथ इंडियन मिल रहा है, किसी से नॉनवेज का मिल रहा है, किसी वो तो कियोस्क तो खुल गए। बात ये है कि उसका जो पैसा आया वो कागजों में नहीं आया। नहीं, कागजों में है। ये 1 करोड़ रुपए फिक्स डिपॉजिट में कोई घर से थोड़ा लिया है सर। ये फिक्स डिपॉजिट आपके बार का जो सब्सक्रिप्शन आया है उसका तो थोड़ा सा पार्ट है। मेरे पास फंड कहाँ से आया? मेंबर्स का सब्सक्रिप्शन, या कोविड के दौरान तो हमारे कियोस्क भी बंद थे, उनको भी हमने रिबेट देनी पड़ी। और पहली बार हमने 2 बार स्कीम निकाली, एक बार 6 महीने का हमने फ्लैट सबका सब्सक्रिप्शन माफ़ किया। उससे पहले आपको ध्यान हो, हमने एक स्कीम निकाली थी 30% और 20% रिबेट की, क्योंकि हमारे पास सैलरी देने का भी पैसा नहीं था। बार को ईमानदारी से मैं बताता हूँ, बार को फाइनेंशियल इतना नुकसान आज तक पूरे 34 साल में किसी बार एग्जीक्यूटिव ने नहीं किया जो लास्ट एग्जीक्यूटिव ने किया। तो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं उनके ऊपर फिक्स होती, क्यों नहीं उनसे रिकवरी होती? ये क्या रीजन क्या है सर? रिस्पॉन्सिबिलिटी, कहीं प्रेशर है आपके ऊपर? नहीं, कोई प्रेशर नहीं, मैं जिंदगी में कभी प्रेशर नहीं मानता। Why the culprits are escape? आपने ध्यान दिया होगा, जब मेरे खिलाफ ये आरोप लगाते थे तो मैं एक ही बात कहता था मेंबर्स के बीच में, अगर आपको लगता है कि इस आरोप में इतना सा भी सच है तो आप मेरे को रिजेक्ट कीजिए। और आज भी मैं कह रहा हूं, अगर आपको मेंबर्स को ये लगता है ये आरोप ठीक है, ये डॉक्यूमेंट सच्चे हैं, ये डॉक्यूमेंट संजीव नसीर ने नहीं बनाए, तो आपको उन लोगों को सजा देनी चाहिए। और पॉलिटिक्स के अंदर, राजनीति के अंदर, मैं अपने टाइम पे उस स्तर पे एक बार को नहीं ले जाना चाहता कि आज यहाँ पे पुलिस आके और किसी वकील को अरेस्ट करके लेके जाए। मैं पर्सनली ये मानता हूँ, अपने मेंबर्स को सजा हम खुद देंगे और हमारे मेंबर्स देंगे। और आज मैं विश्वास से कह सकता हूं 2 दिन बाद चुनाव का रिजल्ट आने वाला है, आप देखना। ऐसा तो नहीं आप उनको सजा इसलिए ना दे रहे हो कि आपके टाइम में भी किसी मेंबर ने कुछ गड़बड़ की हो, अगर आपने उनको सजा दे दी तो आने वाली जो बार आएगी वो उनको सजा दे और ये ट्रेडिशन चल पड़े? मैं तो बिल्कुल ओपन चैलेंज देता हूं, अगर मेरा या मेरी टीम में से कोई भी साथी के खिलाफ एक पेपर भी है तो बिल्कुल वो पब्लिक में आना चाहिए, और उसके खिलाफ अगर कोई एक्शन लेना चाहता हो तो एक्शन के लिए भी मैं स्वागत करता हूँ। अभी चलिए, वो बहुत आपको मैंने कड़वे सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं। और ये जो इलेक्शन, ये जो 24 तारीख का इलेक्शन में कैंसिल हुआ इलेक्शन, इसमें पैसा खर्च हुआ था?
ईवीएम मशीन्स आई थी और दुनिया भर के लोगों को पैसा दिया गया था, जो भी लोग आए थे। इसमें कितना पैसा लगा होगा मैं उस पर नहीं जा रहा, लेकिन जो भी लगा, 10 लाख लगा, 15 लाख लगा, 20 लाख लगा, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की फिक्स नहीं होनी चाहिए? क्योंकि वो पैसा मेरा था, मेरे जैसे और मेंबर्स का था। देखो, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हमारा इलेक्शन का जो प्रोसेस है, ये जिम्मेवारी जब एग्जीक्यूटिव कमेटी किसी को भी देती है तो ये ऑनररी सर्विसेज हैं। जो भी हमारा इलेक्शन कमीशन है या इलेक्शन करवाने वाले दिन जितनी भी टीम थी, वो कोई पेड नहीं थी। हमारा कोई भी मेंबर अपनी सर्विसेज ऑनररी दे रहा था। अगर किसी की भी इंटेंशनल कोई गलती पकड़ी गई तो डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। बाकी ये अनफॉर्चुनेट है, ये सबका कलेक्टिव डिसीजन, कलेक्टिव जिम्मेवारी थी उस दिन भी, आज भी। 2 दिन बाद जो चुनाव होने वाला, आपको ध्यान हो, मैंने इस 24 के चुनाव से पहले जर्नल अपील भी निकाली थी कि जो ये कड़वाहट वाला माहौल है, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। आपको भी मालूम होगा, उस दिन जब अंदर पोलिंग वाला एरिया था, उसमें 100 लोग खड़े होने की अगर जगह थी तो 50 लोग वोटर थे, और उसी जगह पे 250 से 300 आदमी नॉन वोटर घुसा हुआ था। तो नॉन वोटर को रोकने की जिम्मेवारी तो हमारी थी। अगर मैं इलेक्शन कमीशन का जो भी अरेंजमेंट कर रहे थे उनका फेलियर, हाँ, उनकी भी जिम्मेदारी थी, कैंडिडेट्स की भी। सर, आज बार के लॉयर्स, मैं हमेशा एक चीज लाइटर मूड में कहता हूं, लॉयर्स का चुनाव सिर्फ लॉयर्स ही करवा सकते हैं, ना पुलिस करवा सकती, ना जजेज करवा सकते, ना कोई बाहर से बच्चे आके करवा सकते। लेकिन मेरे को इतना सरप्राइज हुआ था उस दिन, मैंने तो मॉर्निंग में अपनी नाराजगी जाहिर की थी कि आपने ये जो इंतजाम किया है, प्लस ये जो बाहर से बच्चे लेकर आए हैं, ये गलत किया है। मैंने आपको एक लिस्ट प्रोवाइड की थी जिसमें 250 आदमियों के नाम थे, सीनियर्स भी थे, एक्टिव मेंबर्स भी थे, फीमेल मेंबर्स भी थे, सीनियर मेंबर्स भी थे। उन सबको इन्होंने कहा हमने वो लिस्ट स्क्रैप कर दी। क्यों? क्योंकि चुनाव लड़ने वालों ने कंप्लेंट की कि वो संजीव नसीर या एग्जीक्यूटिव कमेटी ने दी है, क्योंकि हमारे सेक्रेटरी साहब खुद चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे 2-3 पदाधिकारी और चुनाव लड़ रहे हैं, कि उनके अपने लोग थे, इसलिए उनको स्क्रैप कर दी। तो वो फेल्योर थी। मैं ये मानता हूं कि अगर किसी की इंटेंशनल गलती पकड़ी जाए तो उसको बिल्कुल नहीं बख्शा जाना चाहिए। बाकी मैं तो इतना जानता हूं, वोटर की और मेंबर की गलती नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। कैंडिडेट की थी या इलेक्शन कराने वालों की थी, 2 ही लोगों की हो सकती है। वोटर्स की उसकी क्या जांच नहीं होनी चाहिए? नहीं, जांच होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। मैं इस फेवर में हूं कि ये जो कुछ हुआ, इसके अंदर अनइंटेंशनल क्या गलती थी और इंटेंशनल क्या गलती थी। रीजन ये है, आज भी परसों चुनाव होने वाला है, मैं अभी लोगों से बात कर रहा था, आज भी वो लोग जो इलेक्शन कमीशन के लोग हैं, उन्होंने कोई प्रेसिडेंट के मेंबर्स जो कैंडिडेट्स हैं या सेक्रेटरी के, कम से कम उनको बुला के 20-30 लोगों को बुला के ये बता कर लेते भाई हमने ये इंतजामात किए हैं, इसमें कोई और सजेशन आपको देना है, कुछ करना है। ऐसी मीटिंग अभी तक नहीं हुई है। अब वो परसों सुबह जब आएंगे, उस वक्त टाइम नहीं होगा कि उसको रिमूव कर सके कोई गलती को। तो ये क्या गलत नहीं हो रहा है? नहीं, ये तो अगर अभी तक इन लोगों ने अब भी इस बार भी वही गलती कर रहे हैं तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। मैं बार बार ये मानता हूं कि भी आपने जो तैयारी की है वो कैंडिडेट्स को बताओ या ना बताओ, आपने जो 200, 300, 400 लॉयर्स की जो टीम बनाई है, वो टीम पब्लिक होनी चाहिए और उस टीम की मीटिंग होनी चाहिए। उन साथियों को बुला के कि भी ये इंतज़ाम है, इसको हम ऐसे ऐसे, आपकी जिम्मेवारी रहेगी, आपकी ड्यूटी रहेगी। उस दिन भी क्या हुआ? उस दिन सर, मेरा ये मानना है राकेश जी, कल करीब 100 लोग अगर इलेक्शन ड्यूटी पे थे तो 100 के 100 लोगों में से 95 को ये नहीं मालूम था कि उनकी ड्यूटी क्या है। यही अब हो रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं परसों भी फिर यही नाटक हो जाए? नहीं, मैं तो आपके माध्यम से, क्योंकि सभी मेंबर्स को ये अपील जाएगी, मैं आपके माध्यम से एक अपील करना चाहता हूं अपने इलेक्शन कमीशन और हाई पावर कमेटी को, क्योंकि अब ये भी नहीं कह सकते कि एक्सपीरियंस नहीं है। अब हमारे पास हाई पावर कमेटी के जो भी मेंबर्स हैं वो कई बार यहाँ इलेक्शन करवा चुके हैं, उनका एक अपना स्टेचर है। और मैं ये मानता हूँ, हमेशा एक बात कहता हूँ कि एक सीनियर के साथ 2 यंग मेंबर्स की जिम्मेवारी होनी चाहिए। यंग मेंबर्स उनको सपोर्ट करे, उनके इंस्ट्रक्शन पे काम करे। तो बहुत सारी बातें हुई। अब मैं बिल्कुल वो जिसे कहते हैं एक नंबर के सवाल वाले क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। क्या संजीव नशियार अपनी इस टीम को, अपने इस टेन्योर में जो भी कुछ हुआ, इसको बिल्कुल बेदाग मानता, करप्शन बिल्कुल नहीं हुआ? सर, आप इस टीम की, इस टेन्योर की बात कर रहे हैं। मैं 34 साल से वकील हूँ, 25 साल से राजनीति में हूँ। 1 मिनट के लिए मैंने बार को माँ के समान माना है। आपकी बात नहीं कर, पूरी टीम। मैं अगर टीम का हेड हूं तो मेरी टीम के अंदर अगर कोई करप्शन है और मेरी नॉलेज में नहीं है, वो तो मैं नहीं कहता हूं। अगर मेरी कहीं पे भी नॉलेज में कोई चीज़ आई, मैंने उसको उसी टाइम दुरुस्त किया। ओके। आप 25 साल से राजनीति में हैं, 34 साल से बार की लोगों को देख रहे हैं। जब आप बार में आए थे तब बार एसोसिएशंस की जो रेस्पेक्ट थी मेंबर्स की नज़रों में, जुडिशरी की नज़रों में, पुलिस की नज़रों में, पब्लिक की नज़रों में, क्या वो उसी लेवल पर है, घटी है, या कुछ उसमें इजाफा हुआ?
मैं राकेश जी इसके बारे में सिर्फ एक चीज़ याद दिलाना चाहता हूँ, आप और हमारी लगभग एज बराबर है। एक टाइम ऐसा था कि समाज में सीनियर अगर कुछ बोलते थे, चाहे वो हमारे फादर थे, पेरेंट्स थे या कोई हमारे पड़ोसी थे, तो यंग या जूनियर की हिम्मत नहीं होती थी उसको रिप्लाई करने का। एक फैशन बन गया है कि अब सीनियर्स को ये समझा जाता है कि नहीं आपको तो कुछ भी नहीं मालूम है। तो वो कल्चर कहीं ना कहीं बार में भी आई है। बार के पदाधिकारी, प्रधान या सेक्रेटरी का एक रुतबा मैंने देखा है। मेरा यह मानना है कि प्रधान और सेक्रेटरी का वो रुतबा आज भी है, आज भी होना चाहिए, लेकिन कौन करेगा? उसके अपने मेंबर करेंगे। आज हमारा घर का बच्चा भी अपने पेरेंट्स से अलग कॉन्फिडेंस लेवल पे बात करता है, अलग लेवल की आर्ग्यूमेंट करता है। इसी वजह से आप जजेस को देखिए, आप सीनियर जजेस अलग तरीके। लेकिन मेरा दूसरा पहलू भी है कि प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी का कंडक्ट भी तो कुछ ऐसा होना चाहिए ना, बड़ा बड़ा बहुत ही मतलब ऐसा होना चाहिए जिसपे बेदाग होना चाहिए, ताकि लोग इज्जत करें, मजबूरी में करें कि भाई इस पे क्या आरोप लगाए। राकेश जी, हमारी बार के अंदर अब वहाँ जहाँ एनसी गुप्ता जैसे आपने बताया कि वो 15 लाख रुपए अपने खाते में खा गए, या जम्मू चले गए, या फलाना कर गए, या उन्होंने विस्की का इसमें बिल दे दिया, चिकन बिरयानी का दे, तो ये सब चीज़ें क्या रेस्पेक्ट देंगी? नहीं, इनसे तो गिरावट आई है, इसमें गिरावट आई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर बीइंग ए प्रेसिडेंट या बीइंग ए सीनियर मैं अपना कंडक्ट उस लेवल पे नहीं रखूंगा तो डेफिनेटली मैं ये कहना चाहता हूँ कि भी मतलब एक तो माहौल भी जिम्मेवार है। आज एक फैशन बन गया किसी भी चीज़ पे हवा में एलिगेशन लगाने का। मैं आपके माध्यम से एक ही अपील करना चाहता हूं, अगर कोई साथी किसी भी साथी पे कोई भी आरोप लगाता है तो उसका पहले उस पे होमवर्क करके उस आरोप को अपने लेवल पे ये तय करके कि इस आरोप में दम है तब आरोप लगाना चाहिए। अदरवाइज हमारी कम्युनिटी कमज़ोर हो रही है। आज बार एसोसिएशन कमज़ोर हो रही है, जजेज यूनाइट हो रहे हैं, जजेज का करप्शन इस लेवल पे पहुंच गया है और उस करप्शन के पीछे कहीं ना कहीं हमारे कुछ साथी उनके साथ खड़े हैं। इसी वजह से उस करप्शन को भी हम नहीं रोक पा रहे हैं। हम अपनी बात को लेकर आपस में जो लड़ते हैं, मैं अपनी भाषा में कहूँ, वो जो तलवा चाटू नेता हैं, वो जो अपनी गर्ज के लिए कुछ भी करने को, कहीं तक गिरने को तैयार हैं, वो हमारी अस्मिता को दांव पे लगाते हैं अपने निहित छोटे छोटे स्वार्थों के लिए। भगवान वो भी नहीं बन जाएंगे, राजा वो भी नहीं बन जाएंगे कि जजिस को अगर उन्होंने प्लीज कर दिया तो बहुत बड़ा उनका ओहदा मिल जाएगा, लेकिन हमारी ताकत को वहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो क्या इस पर कोई रोक लगने का इसका कोई अपील नहीं होनी चाहिए? बार काउंसिल लेवल पे सर मैं इसको अपना एक मिशन बना के इस पे मैं काम शुरू कर चुका हूँ कि अगर मान लो आज बार एसोसिएशन के चुनाव में ये लाखों रुपए जो खर्च होने लग गए हैं। आपने कभी संजीव नसीर का पोस्टर देखा? आपने कभी संजीव नसीर के बारे में सुना कि पार्टी की है? अभी पट्टी पड़ी है, बड़े बड़े होर्डिंग से, बड़े बड़े हर पोस्ट पे प्रेसिडेंट के भी लगे हुए हैं, वाइस प्रेसिडेंट के भी लगे हुए हैं, सेक्रेटरी के भी लगे हुए हैं। आप ISBT देख लो, बुराड़ी देख लो, कनॉट प्लेस देख लो। हाँ, तो ये रेस क्या है? इस रेस के बारे में क्या कहोगे? सर ये बिल्कुल इससे गिरावट हो रही है हमारी बार में। बाहर लोग मजाक समझते हैं कि ये लॉयर्स का चुनाव है क्या। इन सबको रोकने की जरूरत है। बार काउंसिल में मैंने ऑलरेडी ये टेकअप भी कर लिया है। बार काउंसिल से एक लेटर भी आया था इलेक्शन कमीशन को कि भी आप इनके खिलाफ एक्शन लीजिए। तो मैं इस मुहिम में बिल्कुल शुरू हो चुका हूँ, क्योंकि मेरे पास इसके बाद बार काउंसिल की जिम्मेवारी, मैं को चेयरमैन हूँ और वहाँ पर इन चीज़ों को कि एटलीस्ट हमारे को अगर अपनी अस्मिता बचानी है, अपनी वजूद बचाना है, तो हम लोगों को इन बुराइयों से बाहर निकलना पड़ेगा। क्योंकि क्या ये हास्यास्पद नहीं लगता कि एक कैंडिडेट है, कहता है जी मैं सो एंड सो, मैं प्रेसिडेंट का कैंडिडेट हूँ और आप ही की बार का मेंबर, उसे अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ रहा है और उससे भी बात नहीं बन रही, उसे बोर्डिंग लगाने पड़ रहे हैं, उसे पम्फलेट बांटने पड़ रहे हैं, और इतना ही नहीं बाहर सड़कों पे लगाना पड़ रहा है कि आई एम द मेंबर ऑफ DBA और मैं प्रेसिडेंट का उम्मीदवार हूँ। नहीं, सच में दुर्भाग्य है। हमारी बार में प्रेसिडेंट का कैनवेसिंग भी नहीं होती थी। हमारे टाइम पे वो कैनवेसिंग शुरू हो गई थी, लेकिन कोई लेटर नहीं अपना कोई पोस्टर नहीं लगते थे। लेकिन इस बार तो बहुत सरप्राइज हो रहा है। पिछले 1-2 चुनाव से मैं देख रहा हूँ कि इतने बड़े बड़े होर्डिंग लगाने की जरूरत पड़ रही है। मेरे को आइडेंटिटी क्राइसिस है, तो मेरे को प्रेसिडेंट का नॉमिनेशन। एक आरोप बड़ा कड़वा सा आपके ऊपर लग रहा है, आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ। आपके साथ सेक्रेटरी थे, आपके साथ पहले भी सेक्रेटरी रहे, और उन्होंने इस बार भी इलेक्शन लड़ने का ठान लिया। वो उनका कहना ये है कि वो आपने उनको सपोर्ट किया था और ऐन मौके पे आपने उनकी सपोर्ट हटा ली, ऐसा कुछ है? देखिए राकेश जी, दिव्य दर्शन मेरे साथ एक बार एग्जीक्यूटिव रहे, 2 बार सेक्रेटरी के तौर पे काम किया। आपने देखा होगा लगभग जब से वो राजनीति में आए हैं तब से वो हर चुनाव लड़ रहे हैं। मैं भी लगभग कोई चुनाव लड़ रहा हूँ, जितने भी चुनाव लड़े हैं, तो चुनाव में कभी हमारी एसोसिएशन, क्योंकि वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, मैं भी चुनाव लड़ रहा हूँ, पहली बार ऐसा हुआ कि वो मेरी एग्जीक्यूटिव में सेक्रेटरी के तौर पे मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। मैंने कहा ये निर्णय आपका है,
आप अपने दोस्तों के बीच में बैठो, अगर आप कोई भी निर्णय लेंगे तो उस निर्णय को मैं समर्थन करूंगा कि नहीं करूंगा, मैं अपने दोस्तों में बैठ कर निर्णय लूंगा। और हफ्ते के अंदर जब माना ये जा रहा है कि आपने उनको इंस्टिगेट किया कि आप इलेक्शन लड़ो, मैं आपके साथ। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। ये वो भी जानते हैं, उनका भगवान भी जानता है और सारी बार भी जानती है। कोई एक मेंबर ये आके कहे कि मैंने उनको चुनाव लड़ने के डिसीजन का मैं पार्ट बना हूं, मैं उसके चुनाव लड़ने के डिसीजन का पार्ट नहीं था। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है। मैं सिर्फ उन लोगों के खिलाफ हूं जिन्होंने बार का बेड़ा गर्क किया, जो डिस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहे। उनको हराने के लिए अगर दिव्य दर्शन मेरे टीम साथी बताते कि दिव्य दर्शन हरा सकते हैं, तो हो सकता है मैं दिव्य दर्शन की मदद भी करता। मैं इस बार बिल्कुल ओपनली उन साथियों को इस बार से बाहर रखने के लिए अपने निर्णय के साथ हूं। जी, तो मैं अब बहुत सारी बातें हो गई दोस्तों, और अब क्योंकि 2 दिन के मेहमान हैं हमारे संजीव नशियार जी एज बीइंग प्रेसिडेंट, वैसे बीइंग प्रेसिडेंट, और 2 दिन ये प्रेसिडेंट अभी और हैं जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता। तो इन्होंने बहुत सारे काम किए, नो डाउट, आपको बताया इन्होंने तफसील से डेवलपमेंट जितना इन 2 सालों में हुआ, जबकि पीरियड बहुत क्रूशल था, कोविड का पीरियड था। और एक सबसे बड़ी जो अहम बात इन्होंने बताई, जिसकी मैं खुले दिल से बड़ाई भी कर रहा हूँ, कि इतने क्रूशल टाइम में जब बिल्कुल लोगों के पास पैसा नहीं था, उसके बावजूद बाहर में एक अच्छा खासा फंड ये छोड़कर जा रहे हैं, जो अब से पहले इतना फंड नहीं हुआ था। ये एक अच्छी बात है। और संजीव जी, एक अपनी अपील आप जो कमिंग बार है, जो भी आएंगे उनसे, कैंडिडेट से करें, और एक जिन लोगों ने आपके साथ इतने दिन तक रहे हैं बार में एज बीइंग प्रेसिडेंट, आप उनको लीड किया है, उनके बारे में जो आप कहना चाहें। देखो, एक तो राकेश जी मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं प्रेसिडेंट रहूँ या प्रेसिडेंट नहीं था, मैंने को आज तक कभी ऐसा फ़र्क महसूस नहीं हुआ। उतना ही प्यार प्रेम मेरे भाइयों ने दिया है, वो मेरे को उम्मीद है कि वो प्यार प्रेम मेरा ऐसे ही बना रहेगा। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सभी मेंबर्स को एक अपील करना चाहता हूं कि बार के अंदर ऐसी राजनीति को, ऐसे लोगों को रिजेक्ट करना चाहिए जो सिर्फ डिस्ट्रक्टिव बात करते हैं, जो नेगेटिव बात करते हैं, कंस्ट्रक्टिव बात नहीं करते हैं। आज बार को सख्त ज़रूरत है यूनाइट करने की, और यूनाइट करने में हमारे मेंबर्स हमारे साथ हैं। अनफॉर्चुनेटली कुछ नेता जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट इतने बढ़ चुके हैं और उन लोगों को सिर्फ और सुबह से लेकर रात तक नेगेटिव कैंपेन करने में लगे हुए हैं, उन लोगों को पहचान के उन लोगों के खिलाफ बार को यूनाइट करने के लिए उन साथियों के साथ जुड़ना चाहिए जो बार को इकट्ठा रख सकते हैं, जो मजबूत हों। और फिर मैं एक रिपीट करना चाहता हूं, आप उन साथियों को जिताइए जो टूवर्ड्स अथॉरिटी मजबूत हैं और टूवर्ड्स मेंबर हम्बल है। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, सुना आपने, ये संजीव नशियार जी ने अपनी बातें कही। कुछ मेरे सवाल कड़वे इनको ज़रूर लगे होंगे, लेकिन क्योंकि आप सब लोगों के बीच में कुछ लोग ऐसे र्यूमर्स फैला रहे हैं और लगातार फैला रहे हैं कि जो भी मैंने बात की वो आपके बिहाफ पे की, जो आपके सवालात थे वो मैंने इनको शॉर्ट में पूछे, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बातचीत ज़रूर पसंद आई होगी। और इसके बावजूद भी अगर जो आपकी क्वेरीज कुछ भी होंगी, संजीव जी हमारे बीच में ही हैं और BCD में को चेयरमैन है, अभी इनकी सेवाएँ हमें और लेनी है। ठीक है, इस बार दूसरे प्रेसिडेंट आएंगे, दूसरे सेक्रेटरी आएंगे, और जो अपील इन्होंने की मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ। वाकई में बड़ा क्रूशियल टाइम है, परसों आपने वोटिंग करना है, तो प्लीज़ ऐसे लोगों को पहचान लीजिए जिनका जो पास्ट है वो बिल्कुल करप्शन में डूबा रहा है, जिन्होंने जो गलत से गलत काम कर सकते थे वो किए हैं, जो लोग एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, जो लोग बिल्कुल डिसऑनेस्टी में उतरे हुए हैं, वही लोग दोबारा फिर चिकनी चुपड़ी बातें करके आ रहे हैं। प्लीज़ 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 ऐसे लोगों को पहचानिए। ऐसे दबंग, जैसा संजीव जी ने कहा कि मेंबर्स के लिए हम्बल हो लेकिन अथॉरिटीज़ के लिए मजबूत हो, दबंग हो, ऐसे छवि वाले लोगों को आप ले आइए। इसी बात के साथ दोस्तों आज इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।